हेलो एवरीवन। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 10 का जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर में आता है रोल ऑफ नर्स इन द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। War disaster nursing started with Florence Nightingale, the founder of nursing science during the Crimean. She used environmental resources to treat victims and was first healthcare practitioner to activate a triage system by sorting patients depending on their needs. ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो रोल वॉर या डिज़ास्टर नर्सिंग जो है वो कब स्टार्ट हुई, यानी कि वॉर के टाइम में कोई भी अगर युद्ध हो रहा है या फिर कोई भी डिज़ास्टर आने वाला या फिर आ चुका है तो उस टाइम पे नर्सिंग का क्या रोल होगा, उस टाइम नर्सिंग का क्या ज़रूरत होता है, वो कौन सबसे पहले स्टार्ट किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि फाउंडर ऑफ नर्सिंग साइंस भी हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने क्या किया था? सबको ट्रीट किया था, जितने भी वहाँ पे कैजुअलिटीज़ थे, जिनके भी जो भी उनको ट्रीटमेंट का ज़रूरत था, लोकल ट्रीटमेंट, ये नहीं कि मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसे बस एनवायरनमेंट में जितना भी चीज़ था उन्हीं से रिसोर्सेज थे, उन्होंने क्या किया था? सबको ट्रीट करने का कोशिश किया था। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि टू ट्रीट द विक्टिम्स एंड वॉज द फर्स्ट है, वो क्या थी? एक फर्स्ट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर थी जो कि एक्टिवेट किया था उन्होंने कि एक ट्राइज सिस्टम। देखिए, जो ट्राइज सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग पेशेंट को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर किसी को ज़्यादा इमरजेंसी अगर कंडीशन, अगर जब पहले ट्रीटमेंट चाहिए, फिर अगर उसके बाद ट्रीटमेंट चाहिए या फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चाहिए, यानी हम लोग इसको 4 कैटेगरी में पेशेंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो जिसको इमरजेंसी का ट्रीटमेंट चाहिए होता है सबसे पहले उन्हीं को ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइज सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया था? सारे पेशेंट जो थे वो उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्राइज सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट किया था, यानी कि जिनको पहले ज़रूरत है वो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगी, फिर जिनको ज़रूरत है फिर उनको वैसे वैसे करके उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, रोल ऑफ नर्स इन द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। ठीक है, तो डिज़ास्टर के टाइम पे रोल नर्स का क्या क्या रोल होता है? सबसे पहले देखिए, ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट नर्स एक्टिवेट द डिज़ास्टर प्लान इन देयर हॉस्पिटल, ट्राइज केसेज, प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर इंजर्ड पीपल, कोऑर्डिनेट इवैक्यूएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू अदर मेडिकल फैसिलिटीज़। तो क्या होता है कि जब डिज़ास्टर आता है तो उस टाइम पे नर्सेज जो है वो अपना डिज़ास्टर प्लान को एक्टिवेट करती है। डिज़ास्टर प्लान में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि वहाँ से पेशेंट को इवैक्यूएट करना, यानी वहाँ से जो पेशेंट है उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना या फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, एक कोऑर्डिनेट करके और अदर हेल्थ केयर स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, ट्रांसपोर्ट करवाना पेशेंट को, जो जैसे मैंने बताया ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग सबको क्या करना? केयर या फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। मतलब जिनको जितना ज़रूरत है, जिनको जितना ज़्यादा नीड है उसके हिसाब से उनको क्या करेंगे? ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर इथिकल एंड लीगल चैलेंजेस फॉर नर्सेज आर स्पेशली सिग्निफिकेंट। नर्सेज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ास्टर इंक्लूडिंग। ठीक है, तो जो नर्सेज है वो एक सिग्निफिकेंट रोल को क्या करती है? प्रिपेयर करती है। जैसे कि सबसे पहले उनका जो रोल होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगी कि जो पेशेंट है या फिर जो भी वहाँ पे जो मेंबर है हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, वहाँ पे उनको क्या चीज़ से रिस्क हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगी, फिर क्रिएट करेंगी उस रिस्क को कम करने के लिए, कंडक्टिंग ड्रिल्स, आइडेंटिफाइंग एरिया फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो सकता है वैसे एरिया जो कि क्या है? एक रिस्क फैक्टर, एक रिस्क फैक्टर है, उसको हम लोग कैसे डेवलप और इम्प्रूव कर सकते हैं उसको वो लोग जानने का कोशिश करेंगे। इन रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर नर्सेज एक्टिवेट डिज़ास्टर प्लान एंड प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर इंजर्ड पीपल एंड हेल्प कोऑर्डिनेट इवैक्यूएशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट टू अदर मेडिकल फैसिलिटीज़। वही मैंने बताया कि वो लोग क्या करती है कि जैसे ही डिज़ास्टर होता है तो वो लोग अपना डिज़ास्टर प्लान को एक्टिवेट करती हैं। उनके हिसाब से जो भी अगर कोई इंजर्ड होता है तो अगर उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर उसके बाद जो
जिनको थोड़ा देर बाद भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है उनको थोड़ा देर बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब उनके नीड के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। एग्जामिन पेशेंट को एग्जामिन करेंगी, ठीक है। केयर फॉर इंजरीज एंड स्टेबलाइजिंग क्रिटिकल पेशेंट, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एंड सीपीआर। अगर किसी को इंजर है तो सबसे पहले तो फर्स्ट एड हम लोग देंगे, उसके बाद क्या अगर सीपीआर ज़रूरत है उन लोगों को, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ये सब में क्या हम लोग देते हैं, सीपीआर हम लोग देते हैं, ठीक है। गिविंग एंड फ्लूइड एंड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन, ठीक है। तो हम लोग क्या देंगे उनको, फ्लूइड, जो भी उनके कंडीशन के हिसाब से फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी फ्लूइड, ठीक है। सॉरी ये आईवी है एंड नहीं है। डिटरमाइन द प्रायोरिटीज ऑफ ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ कैजुअलिटी, परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर इमीडिएटली, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि किसको प्रायोरिटी, किसको मतलब सबसे पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए, प्रायोरिटीज़ में कौन आएगा। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए कि किसको सबसे पहले या फिर किसको प्रायोरिटी में रखें, किस ट्रीटमेंट को, किस पेशेंट को, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ मेज़र परफॉर्म करना पड़ता है, यानी कुछ असेसमेंट करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वाइटल साइन हम लोग लेते हैं, ठीक है। नर्स शुड नो द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट फॉर द प्रॉपर चेक, ठीक है। तो सबसे पहले वाइटल साइन में देख लेते हैं क्या होता है, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ रिस्पायरेशन ऑब्जर्व फॉर 1 मिनट यूजिंग अ वॉच, यूजुअली द रेशियो बिटवीन द पल्स एंड रिस्पायरेशन इज 1:4, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले ब्रीदिंग रेट को चेक करेंगे, कैसे 1 मिनट तक हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो यूजुअली जो रेशियो होता है किसका, पल्स का और रिस्पायरेशन का, वो कितना होता है, 1:4 होता है। यानी कि जब पेशेंट 1 मिनट में सांस लेगा तो उसका जो हार्ट बीट है वो 4 बार उसका जो हार्ट है वो बीट करेगा, यानी एक बार सांस लेगा तो उसका जो हार्ट है उतनी देर में 4 बार बीट करना चाहिए। तो ये जनरली रेशियो, यूजुअल रेशियो होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ ब्रीदिंग देख लेते हैं, टाइप ऑफ ब्रीदिंग और उसका कॉजेज़ क्या क्या होता है, क्योंकि जैसे टाइप ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे तो हम लोगों को उसके कॉज के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो और उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर रैपिड और सैलो है यानी जल्दी जल्दी फास्ट है तो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। अगर डीप है, गैस्पिंग है, तो क्या हो सकता है कि उनको सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत है, लंग्स डिजीज़ है, ठीक है। स्नोरिंग हो सकता है, गर्गलिंग हो सकता है और कफिंग ब्लड, अगर ब्लड में कफ आ रहा था यानी कि इंटरनल कोई इंजरी है, ठीक है, फ्रैक्चर रिब है चेस्ट में या तो कोई ट्रॉमा है, वुंड है, ठीक है। तो ये सब इसका रीज़न हो सकता है। पल्स रेट देख लेते हैं, पल्स रेट हम लोग कहाँ से लेते हैं, जनरली रेडियल आर्टरी से लेते हैं, ठीक है। लेकिन अदर भी ले सकते हैं, जैसे कैरोटिड आर्टरी हो गया, ब्रेकियल हो गया, पॉप्लीटियल हो गया, ये सब जगह से भी हम लोग पल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो पल्स देख लेते हैं कैसे, कितना होता है, रैपिड हो सकता है, स्लो हो सकता है या फिर नो पल्स होता है। जब नो पल्स होगा इसका मतलब क्या हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। रैपिड पल्स यानी कि डर, जब हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या फिर हम लोगों का हाई बीपी हो जाता है तो पल्स रैपिड हो जाता है, ठीक है। प्यूपिल रिएक्शन, check the pupil of the eye for equality of size, reaction to light, whether the pupil are dilated, unresponsive, contracted and unequal pupil, ठीक है। तो हम लोग pupil का रिएक्शन भी, यानी कि आँख को अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, तो हम लोग उसके प्यूपिल के देखेंगे। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि पेशेंट का जो है कॉन्शियस लेवल कितना है, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसे क्या प्रोवाइड करता है कि कितना उसको इंजरी लगा है। अगर ज़्यादा इंजरी लगा है और ज़्यादा इंजर हो गया पेशेंट तो क्या होगा कि वो कॉन्शियस नहीं रह पाएगा। अगर थोड़ा बहुत लगा है तो क्या हो जाएगा, उसको वो कॉन्शियस होगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्शियस में देख लेते हैं, या तो अलर्ट होगा, ठीक है। अलर्ट यानी कि ब्रेन उसका फंक्शन नॉर्मली कर रहा है। रेस्टलेसनेस यानी कि उसके बहुत ज़्यादा टेंशन, उसको बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है सर, ठीक है। कन्फ्यूज़न है या अल्कोहलिज्म हो सकता है। और एपिलेप्सी मतलब जो मिर्गी के दौरे आते हैं उसमें क्या होता है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। और कॉमा मतलब कि हेड इंजरी या फिर स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब स्किन टेम्परेचर देखेंगे। नॉर्मली जो स्किन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 97.4
डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, उससे कम हुआ तो भी दिक्कत है, ठीक है। अब अगर इन सब साइन ये सब साइन हम लोग लेने के बाद अब जो ऐसा पेशेंट जो आप लोगों को ऐसा लग रहा हो या नर्सेज को ऐसा लगता है कि उनका डेथ हो चुका है, ठीक है, तो कैसे वो लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनका डेथ हो चुका है, क्या क्या साइन उनका रहेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग फॉर एटलीस्ट 20 मिनट, यानी कि क्या देखेंगे कि जो है वो 20 मिनट तक सांस नहीं ले पा रहे, ठीक है। हार्ट बीट उनका 20 मिनट तक कम से कम नहीं चले, तब क्या हो सकता है, वो एक डेथ का साइन हो सकता है। कॉर्निया जो होता है वो मिल्की एंड क्लाउडी हो सकता है, तो हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये डेथ का एक साइन हो जाता है। फिर उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। और स्टिफनेस ऑफ मसल, यानी कि जब पेशेंट डेथ करता है तो उनका जो बॉडी फंक्शन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह से जो फंक्शन होता है, सॉरी जो मसल्स होता है उसमें क्या हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि एक करापन आ जाता है, वो ठीक से उनका हाथ पैर मूव नहीं कर पाता है ठीक से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ऑब्जर्व साइन ऑफ डेथ, यानी कि ये सब क्या होता है, साइन ऑफ डेथ होता है। अब पॉसिबल बेसिक लाइफ सपोर्ट, अब जितना क्या है कि जितना हो सके हम लोगों को क्या करना है, एक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। सबसे पहले ABC चेक करेंगे और किसी को अगर ज़रूरत है तो CPR देंगे। इसमें ABC क्या हो जाता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन चेक करेंगे, ठीक है। उसका ब्रीदिंग सही से चल रहा है, उसका सर्कुलेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैजुअलिटीज़, यानी कि जो कैजुअलिटीज़ होता है, कैजुअलिटीज़ मतलब जितने भी लोग होते हैं जिनके बोल सकते हैं इंजर्ड हो या फिर डेथ हो गए हो, वो क्या हो जाता है, कैजुअलिटीज़ में हो जाता है, ठीक है। तो इनका क्या रोल होता है, सबसे पहले देखते हैं सीवियर बर्न अगर हो गया है तो क्या इनका रोल है। सबसे पहले क्या करेंगे, कवर द बर्न को कवर करेंगे, किसके साथ, स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ बर्न को क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद क्या करना है, इमोबलाइज द बर्नड लिम्ब, यानी जो भी एरिया क्या है बर्न हो गया उसको क्या करना है, इमोबलाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रीट है, सॉरी जो शॉक, अगर इसके बर्न की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, तो अगर पेशेंट शॉक में चला गया है तो उसको सबसे पहले शॉक से निकालेंगे, उसको IV फ्लूइड उसके अकॉर्डिंग चढ़ाएंगे, ठीक है। और जो भी उसका जो भी ट्रीटमेंट हो डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो देंगे, ठीक है। इफ़ अनकॉन्शियस प्लेस हिम इन रिकवरी पोजीशन, अगर अनकॉन्शियस है तो उसको ऐसे पोजीशन में रखेंगे जिससे वो क्या हो, रिकवरी हो, यानी कि उसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका कॉन्शियस लेवल वापस आ सके। अगर वो कॉन्शियस है तो उसको क्या देंगे, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर टाइम टू टाइम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर स्पाइनल इंजरी हो किसी पेशेंट को हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल है, इमोबलाइज करना है, उसके बाद शॉक को ट्रीट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उनको रीअश्योर करना है कि आप लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं मॉडरेट ब्लीडिंग, अब किसी अगर पेशेंट को डिजास्टर में या फिर वॉर में एक ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब नॉर्मल सा ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंट्रोल करेंगे ब्लीडिंग को बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर डाल के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कवर द वुंड विथ स्टेराइल ड्रेसिंग, यानी फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करके उसको स्टेराइल ड्रेसिंग कर देंगे, यानी कि ड्रेसिंग करना है, ठीक है। अब जो ये है कॉन्शियस पेशेंट विथ हेड इंजरी, इसमें है कि कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो भी स्कैल्प या सर से जो भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे प्रेशर लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद शॉक को ट्रीट करेंगे इसमें भी, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है या फिर नहीं है, फिर इसमें भी ABC एयर, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।